नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज का ब्लाइंड मर्डर कोई पुलिस की एक्टिविटी या सर्विलांस से नहीं खुला, लेकिन ये ब्लाइंड मर्डर मनुष्य की इंद्रियों से, सूंघने की शक्ति से, जो ईश्वर प्रदत्त है, उसके कारण ये ब्लाइंड मर्डर खुल गया। वाकया है, जिला है शाहजहांपुर। तारीख 7 अगस्त 2022, यानी घटना हालिया है, हाल की है। आठ अगस्त को सुबह थाना गढ़िया रंगीन, देहात का थाना है शाहजहांपुर का। मैं इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ कि अभी साल भर पहले तक मैं आईजी बरेली था और बरेली रेंज में ही शाहजहांपुर जिला भी पड़ता है। गढ़िया रंगीन थाने का एक पिछड़ा सा गांव है खमरिया। वहां से एक महिला के साथ 4-5 लोग थाने पर आए और उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह, यानी इस महिला के पति, कल रात से ही लापता हैं। उनका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। पुलिस ने फौरन गुमशुदगी लिख ली और उनका मोबाइल नंबर ले लिया गया। पत्नी का भी मोबाइल लिया गया। जो लोग महिला के साथ आए थे उनका भी मोबाइल नंबर लिया गया। चूंकि घटना संबंधित थी गुमशुदगी से, किसी व्यक्ति के गायब होने से, इसलिए पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। उसे ये लगता है कि घर में झगड़ा हुआ होगा, पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा, घर से नाराज होगा, दूसरे को कर्जे का पैसा न देना पड़े इसलिए गुमशुदगी लिखा रही होगी। इस तरह की बातें तमाम होती हैं और कभी कभी इन्हीं बातों की वजह से लोग गुमशुदगी लिखाते हैं। इसी बिना पर या इसी वजह से पुलिस गुमशुदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेती जब तक कि वो छोटा बच्चा न हो, जिसकी ये संभावना हो कि या तो ये किडनैप हो गया होगा या कहीं दुर्घटनावश उसके साथ कोई कुछ बुरा हुआ होगा। बाद में पुलिस की अकर्मण्यता पर लोग नाराजगी दिखाएंगे। एडल्ट व्यक्ति के गुमशुदगी के बारे में पुलिस बहुत ज़्यादा सीरियसली उसे लेती नहीं। वो कहती भाई फ़ोटो लेते आइए, एक हुलिया उसका लेके आइए, अखबार में निकलवाना है, इस तरह की बातें। और सबसे ज़्यादा पुलिस ये कहती है कि भाई एक आध बार 1-2 दिन और ढूंढ लीजिए, परिवार में ढूंढ लीजिए, रिश्तेदारों में ढूंढ लीजिए, इस तरह की बातें होती हैं। बहरहाल पुलिस ने सीडीआर निकलवा ली। रूटीन में हेडक्वार्टर को भेजा, क्राइम ब्रांच ने उसकी सीडीआर निकलवा ली। सीडीआर से ये पता लगा कि रात में करीब 12 बजे के आसपास उसकी लोकेशन घर पर ही थी, पति पत्नी दोनों की। उसके कहीं जाने का कोई सुराग मोबाइल की सीडीआर से नहीं लग रहा था। बहरहाल एक आध दिन और आसपास के लोगों ने थाने पर फ़ोन करके पूछा कि भैया कुछ पता लगा, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। 3-4 दिन हो गए तो रिश्तेदार, नाथ, हित ये सब आने लगे। क्या हो गया, कैसे हो गया। ज़्यादातर उसकी पत्नी से लोग बात करने लगे कि क्या बात हो गई, कोई झगड़ा हुआ था क्या, ऐसा कैसे चला जाएगा, कोई विवाद नहीं, कोई बात नहीं, फिर कैसे चला गया। पत्नी भी अपनी तरह से इसका जवाब देती रही। चौथे दिन या यूं कहें कि 5वें दिन घर में आए हुए किसी बुजुर्ग ने ये कहा कि भाई जरा देखो, घर में कहीं लगता है चूहा मरा हुआ है, कुछ
हल्की हल्की बदबू आ रही है। पत्नी ने कहा नहीं नहीं मैं देख लूंगी, आप परेशान मत होइए। और पत्नी ये कोशिश करने लगी कि वो जल्दी से घर के बाहर चले जाएं। जैसे ही सारे लोग घर के बाहर गए, उसने कमरे में जाके उसको सूंघने की कोशिश की, उस गंध को, उस दुर्गंध को। दुर्गंध उसको भी आ रही थी। उसने फौरन कमरे में ताला बंद किया, कोशिश की कि लोग बाहर ही मिल के चले जाएं, जो मिलने वाले आए हैं। लेकिन गुमशुदा की बहनें और ये बाकी लोग, इनको वो बाहर नहीं कर पाई। और तीसरे दिन सबको ये लगने लगा कि इसी कमरे से बदबू आ रही है। लोगों ने उसका ताला खुलवा दिया, महिलाएं ही थीं, महिलाओं ने ताला खुलवा दिया। डबल बेड रखी हुई थी। डबल बेड के नीचे से कुछ ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। 2-3 महिलाओं ने मिलकर डबल बेड को खिसकाया। खिसकाते ही वो बदबू और तेज हो गई और उसमें ऐसा लगा कि ताजी मिट्टी के ऊपर गोबर से लेप किया गया है। सबको ताज्जुब हुआ कि ये बॉक्स वाला डबल बेड, जिसमें हाथ भी जाने की जगह नहीं होती, उसमें ये ताजा ताजा गोबर का लेप किसने कर दिया। सब लोग पत्नी से ही पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे हो गया। बदबू और तेज हुई। घर के सदस्यों ने बाहर जाकर कुछ लोगों से इसका जिक्र किया कि पता नहीं क्या बात है, इस तरह से सिचुएशन है और बदबू वहीं से आ रही है। मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस से कहा कि आप आ जाएं, जिस आदमी की गुमशुदगी है उसके पलंग के नीचे ही तमाम बदबू आ रही है। पुलिस आई, भीड़ इकट्ठा हो गई गांव में। फावड़ा कुदाल लेकर उस जगह की खुदाई शुरू की गई। करीब 2.5 फीट नीचे जाकर गोविंद की लाश सही सलामत पड़ी हुई थी। उसके ऊपर नमक डाला हुआ था और दुर्गंध इसकी ना आए। जिस दिन किसी ने शिकायत की थी, बुजुर्ग आदमी ने, उसने फौरन डबल बेड के ऊपर 3-4 चादरें इस तरह से उस पर फैला दी कि उसके दोनों तरफ, नीचे की तरफ हवा जाने वाला जो रास्ता है और सामने की तरफ, वो बंद हो जाए। उसका पर्पज़ ये था कि ये दुर्गंध और बाहर न निकले। बहरहाल लाश बरामद हो गई, पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एस्फेक्सिया ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला दबाकर हत्या करना। घर में सिर्फ पति पत्नी ही थे। मोबाइल रिकॉर्ड भी कहता था, बाकी लोगों ने भी बताया, तीसरा कोई आदमी उस दिन नहीं था। पत्नी से पूछताछ के लिए पुलिस उसको थाने पर ले आई। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की उपस्थिति में थाना गढ़िया रंगीन में उसे पूछताछ शुरू हुई। इतनी जल्दी, जैसा मैं कहता हूँ, कोई नहीं बताता, लेकिन थोड़ी सी सख्ती के बाद महिला भी टूट गई। उसने जो वाकया बताया वो बड़ा अचंभित करने वाला था। उसने कहा, हम लोग रोज खाना बनाने के बाद दोनों लोग बैठ के शराब पीते थे। शराब पीने के बाद खाना खाकर हम लोग सो जाते थे। ये हम लोगों की आदत में शुमार हो गया था। गोविंद उस दिन अंग्रेजी शराब ले आया था।
बना हुआ खाना भी कहीं बाहर से ले आया था, ढाबे से। और खाना जो घर में बनना था, जब वो बन के तैयार हुआ तो फिर हम दोनों ने छक के शराब पी। शराब के नशे में आने के बाद गोविंद ने पहले अपनी पत्नी के आचरण पर कुछ शब्द कहे। उसके जवाब में पत्नी ने भी उसके अवैध संबंधों के बारे में बताना शुरू किया। दोनों के बीच दोनों के अवैध संबंध के बारे में झगड़ा होने लगा। गोविंद ज्यादा नशे में था। पत्नी ने उसे वहीं पलंग पर ही गिरा दिया और उसकी गर्दन को तब तक कसी एक तार से जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। हिला डुला कर देखा कि ये तो मर गया। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि मर गया, सारा नशा काफूर हो गया। किसी से बता नहीं सकती थी, किसी से कह नहीं सकती थी, किसी को बुला नहीं सकती थी। और ये भी डर था कि कल को हत्या का आरोप हमारे ऊपर आएगा और मुझे जेल जाना होगा। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके पलंग को किनारे किया। बीच की जगह में घर में रखी हुई खुरपी और कुदाल से सुबह 4 बजे तक एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढे में उसको मैं उतने ही कपड़े के उसी तरह लिटा दिया। करीब 2.5 फीट का गड्ढा खोदा था। टेढ़ा मेढ़ा करके जैसे भी उस छोटे से गड्ढे में डाल सकती थी डाल दिया। ऊपर से उसकी मिट्टी भर दी। बाहर शौच जाने वालों की चहल पहल शुरू हो गई थी। फिर मुश्किल से खिसका के, हाँ, इस बीच में डालने के बाद घर में जितना भी नमक, पीसा हुआ नमक पड़ा हुआ था, वो शरीर के ऊपर डाल दिया कि ये गल जाएगी, बदबू नहीं आएगी और हमारा ये पाप हमेशा के लिए छिप जाएगा। खिसका के उसके ऊपर पलंग रख दी, लेकिन फिर भी उसको ये खटकता रहा कि ऐसा न हो इसमें से बदबू आए। अपना दिमाग लगाकर सवेरे गोबर ले आई और रात का इंतजार किया। फिर उसी तरह से पलंग को खिसकाया। भारी पलंग था, महिला अकेली थी, थोड़ा थोड़ा ही खिसका सकती थी। खिसका के और पानी के साथ मिलाकर गोबर उसमें, जिसका लेपन कहते हैं, गोबर लीप दिया। तीसरे या चौथे दिन जब किसी बुजुर्ग ने इस बात की टोका टाकी की कि लगता है चूहा मरा है, कुछ बदबू आ रही है, फिर वो घबराई। उसने 3-4 चद्दर उसको चारों तरफ से ऐसे ढका पलंग को, जैसे नीचे की जो हवा है, नीचे की जो बदबू है वो बाहर ना आए। लेकिन बदबू को आने से कौन रोक सकता है। अपनी तरफ से पूरी चालाकी की, ताला बंद कर दिया। लेकिन घर वालों के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर ताला भी खोला गया। लोगों ने खिसका के देख भी लिया। पुलिस आई और इसको पकड़कर थाने ले गई। सबूत के नाम पर कॉल डिटेल रिपोर्ट्स। दूसरा, शराब का सेवन। तीसरा, जिस तार से कसा गया था, उस तार का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। टिडबिट्स में कोशिश की गई कि इस तार पर मिलने वाले छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स, एक लकीर, 2 लकीर के, उसको लिफ्ट किया जाए और उससे एक फॉर्मेशन बनाकर ये कोशिश की जाए कि इसके फिंगरप्रिंट से मैच हो सके। और हुआ भी। वीडियोग्राफी में वो सारी चीज़ें कि किस तरह से पलंग के नीचे
जहाँ पर लेपन के लिए हाथ भी नहीं जा सकता, इसका मतलब खिसका कर इसका लेपन किया गया होगा। जब ये बात खुली कि इसी ने अपने पति की हत्या की है, तो लोगों को सहसा यकीन नहीं हुआ और लोग दबे मुंह ये भी कहने लगे कि इसके साथ कोई और जरूर रहा होगा। पुलिस ने तमाम डंप डाटा इकट्ठा किया और उससे यही साबित हुआ कि घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। आसपास के लोगों ने भी बताया कि किसी ने इस घर में आते हुए किसी को या जाते हुए नहीं देखा था। बहरहाल पत्नी का नाम शिल्पी, मिट्टी के खुदे होने और मानव की घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, इसके कारण इस ब्लाइंड मर्डर का पता लगा। बाकी की विवेचना अभी हो ही रही है, बहुत दिन की बात नहीं हुई है। ये 12 अगस्त को इस घटना का या 11 अगस्त को इस घटना का खुलासा हुआ था। आज 18 अगस्त है, 19 अगस्त है। विवेचना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो लोग शाहजहांपुर के गढ़िया रंगीन के आसपास के रहने वाले होंगे, उन्हें इस पूरी कहानी का पता होगा। मैं उन्हीं से अपील करता हूँ कि जैसे ही इस घटना का और कोई अपडेट मिलता है तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं किस्सा गोई के सुधी श्रोताओं को, किस्सा गोई के परिजनों को इस अपडेट से अवगत करा सकूं। आज की घटना देखिए, शाहजहांपुर अपेक्षाकृत कम विकसित शहर है। उस कम विकसित शहर में देहात का थाना है गढ़िया रंगीन। उसमें भी एक पिछड़ा गांव है खमरिया, और उसी गांव में एक पति पत्नी एक साथ शराब पीते थे और रोज रोज पीते थे। मेट्रो सिटीज में ये बात बहुत कॉमन है, इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। मेट्रो सिटीज यानी महानगरों में, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। लेकिन उत्तर भारत के पिछड़े गांव में इस तरह की बात थोड़ा असहज करने वाली सूचना या थोड़ा असहज करने वाली बात होती है कि घर की एक महिला पति के साथ बैठकर शराब पीती है या पीती थी। ये सब उन्हीं मोबाइल देवी की कृपा है, उन्हीं की देन है कि गांव देहात में या अट्टालिकाओं में रहने वाले, दोनों जगह निवास करने वाले लोग गांव देहात में फूस और छप्पर के नीचे भी जब वो मोबाइल देखते हैं तो उनको, जब वीडियो देखते हैं भांति भांति के, तो उनको ये लगता है कि वो लास वेगास में हैं या किसी यूरोपियन कैसीनो के आसपास हैं। वो इतना उसमें लीन हो जाते हैं कि ब्रह्मलीन होने वाले बाबा भी उतना लीन नहीं होते होंगे जितना उस मोबाइल देवी की कृपा से उसके स्क्रीन पर लोग लीन हो जाते हैं। इस तरह की वीडियो देखने वाले चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, उनको यही लगता है कि यही असली दुनिया है और यही सच्ची मौज है, और उन्हें फिर ये टीस उठती है, उन्हें ये बुरा लगता है कि आखिरकार हम इन सब चीज़ों से इतने दिनों तक कैसे महरूम रहे, हम कैसे नहीं जान पाए कि यही असली दुनिया है। वहीं से अपराध का जन्म होता है। मैंने इतनी घटनाएं आपको बताई हैं जो मोबाइल में तमाम चीज़ें, तमाम कूड़ा करकट देखने के बाद दिमाग को खराब करती हैं, गंदा करती हैं, प्रेरित करती हैं।
उसको देखने वाला, उसको यही लगता है कि यही जिंदगी की जीवन शैली है और इसी जीवन शैली से मोक्ष मिल जाएगा। हम कैसे इतना पीछे रह गए, और फिर इसी को पाने के लिए वो तमाम तरह के जतन करता है। इसी मोबाइल देवी ने प्यार का एहसास वीडियो कॉल पर करा दिया और जाने कितने लोग बहकने लगे या बहक गए या जान से हाथ धो बैठे इसी मोबाइल की कृपा से। देखिए, पत्नी की हत्या या महिलाओं की हत्या तो एक सामान्य सी बात है। बहुत ढेर सारे अपराध इस तरह के मैंने बताए भी हैं और आपके अगल बगल होते भी हैं, लेकिन पत्नी ने पति की हत्या करके और लाश को इतनी सफाई से गाड़ दिया, ये थोड़ा रेयर है, पर ऐसा हुआ। एक दूसरे पर अवैध संबंधों का आरोप लगाने के बाद पत्नी ने नशे में पति की हत्या कर दी। घटना थोड़ी विचित्र सी लगती है, लेकिन सच है, और अब इस तरह की घटनाएं ट्रेंड भी कर रही हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर का नेशनल ऐप अगर आपके मोबाइल पर है तो उसको क्लिक करें, अलग अलग स्टेट्स की खबरों को देखें। आपको प्रतिदिन ऐसी खबरें देश के किसी न किसी भाग की पढ़ने को मिल जाएंगी। अपने परिवेश को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपने मन को, अपने दिमाग को समझने के लिए इसको पढ़ना और देखना ज़रूरी है। आप ज़रूर पढ़ें ताकि आप भी अपने भविष्य के प्रति सचेत हो सकें। ये ब्लाइंड मर्डर जो आज का था वो किसी सर्विलांस की वजह से नहीं खुला, ये तो आने जाने वालों की जो नाक से सूंघने की शक्ति है उससे ये ब्लाइंड मर्डर खुल गया। अगर और थोड़ी सी चालाकी शिल्पी ने की होती, ताला बंद करके कहीं चली गई होती, 4-6 दिन और बीत जाते तो हो सकता है ये बदबू धीरे धीरे कम हो जाती हो। 10-15 दिन बाद अगर लोग जाते तो ये पता करना भी मुश्किल हो जाता कि यहाँ कोई लाश गड़ी हुई है। इसलिए मोबाइल देवी के प्रभाव में ऐसा मत आइए कि आपसे कोई अपराध हो जाए। ज्ञान बढ़ाइए, दुनिया को समझिए, जानकारी बढ़ाइए, अपडेट रखिए अपने आप को, लेकिन इन चीज़ों से, मोबाइल की इन सब बातों से दूर रहना ही समझदारी है। इससे दूर रहना ही जो आपकी शैली को प्रभावित करने लगे, आपके जीवन को प्रभावित करने लगे, आपके संबंधों को प्रभावित करने लगे, ऐसी चीज़ें आप अगर देखेंगे, सुनेंगे तो यही होगा जो आज की घटना में हुआ है। एक कहावत है, मेरे दिमाग में अचानक आज की घटना को देखकर आया कि आई मौज फकीर को दिया झोंपड़ा फूंक। तो शिल्पी को आ गई मौज और अपना ही झोपड़ा फूंक दिया। एक बार मैं फिर सुना दूं कि आई मौज फकीर को दिया झोंपड़ा फूंक। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।